नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में निर्देश दिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और संविधान दिवस के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में दिशा निर्देश दिए। संविधान दिवस के मौके पर जरूरी दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी बड़े अधिकारियों के साथ आज बैठक की और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर कल उपचुनाव होना है, जिसके लिए प्रचार तो हो गया, लेकिन अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। यूपी की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच मुख्य मुकाबला होगा। वहीं मझवा विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष देखने को मिल सकता है। राज्य की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, हम मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही सारी सीटों पर जीतने का दावा किया और कहा कि बीजेपी 9 की 9 सीटें जीत रही है। तो यूपी उपचुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का शोर पूरी तरह से थम गया है। वहीं दूसरी तरफ अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू हो चुका है। बता दें कि आज सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। कल यानी 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, यानी यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर यानी कल मतदान होना है, यानी कल जंग का दिन है। ऐसे में आज सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। प्रचार पर ब्रेक के साथ ही डोर टू डोर प्रत्याशियों का कैंपेन शुरू हो गया है। यूपी की 9 सीटों पर उपचुनाव का ये रण और सबसे ज्यादा जो टक्कर की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, कांटे का मुकाबला है। पूरी तैयारियां हैं मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी 9 की 9 सीटें जीतने जा रही है। वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस प्रकार के प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना उनका पुराना सगल रहा है। हम सब नियम कानून से चलेंगे, जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसी नियमों के तहत मतदान में हम लोग भागीदार हिस्सा बने। वहीं यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जहां प्रशासन की तरफ से चुनावी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव में मतदाताओं को पुलिस प्रशासन द्वारा डराने धमकाने की आशंका जताई है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को बचाने के लिए अधिकार की रक्षा करने का काम करेगा। यानी यूपी में जिस तरह से 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उसको शासन ने कोई नहीं रोका। फॉग अगर और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसको बचाने के लिए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम। सीधा रुख कर लेते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, अगर बात करें जिस तरह से अब कुछ ही घंटों का और इंतजार, और कल यानी 20 नवंबर को मतदान का दिन, यूपी की 9 सीटों पर कल मतदान होना है। ऐसे में जहां एक तरफ से तैयारियां की जा रही हैं, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो है वो प्रशासन की तैयारियों पर सवाल उठा रहे हैं। और कल मतदान भी होना है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी लगातार किसी न किसी को देकर समाजवादी पार्टी निशाना साध रही सत्ता पर, और जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव का एक बड़ा बयान आया है, उन्होंने मतदान में गड़बड़ी करने का आरोप प्रशासन पर कहा है। और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि सरकार
संविधान बचाने को लेकर जो है सजग रहे और निर्भय होकर मतदान करने की छूट दी जाए, ऐसा कहने की कोशिश की है। और वहीं जिस तरह से कटेरी विधानसभा को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया है, जिसमें लिखा है कि लाल पर्ची बांटकर मतदाताओं में भय पैदा किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी अपील किया है कि मतदाता निर्भय होकर मतदान करें। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कुछ सीटों पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते चली आ रही है, चाहे अधिकारियों के तबादले को लेकर मिर्जापुर में या फिर शीशमऊ सीट पर जो है प्रशासन की गड़बड़ी करने का आरोप, या कहीं न कहीं यह भी जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने कई नंबर जारी किए हैं और लोगों से अपील किया है कि अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कोई रोक रहा है, तो वह उन नंबरों पर कॉल करके वह समस्या का निदान पा सकेंगे। यह नंबर जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के हैं। हालांकि अगर वह दूसरी तरफ बात करें प्रशासन की तैयारियों की, तो प्रशासन लगातार जो है निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर एक्टिव नजर आ रहा है। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, जिससे किसी को कोई भय न रहे, और साथ ही साथ जो संदिग्ध लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और बात करें लेकिन हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था आसिफ कि किस तरह से संविधान का मुद्दा जो था वो जनता के बीच पहुंचा और उसका नुकसान जो है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ा। अब एक बार फिर यूपी में उपचुनाव का रण है और लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है यूपी में चुनाव का। ऐसे में एक बार फिर से अखिलेश यादव ने संविधान वाला वार खेल दिया है। क्या लगता है आसिफ, जनता के बीच ये मुद्दा पहुंचेगा? जिस तरह से अखिलेश यादव खासकर ये बात भी लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जनता को डरा रहा है, धमका रहा है। देखिए, यह अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने पीडीए फार्मूला अपनाया और बड़ी बढ़त हासिल की, और कहीं न कहीं बीजेपी को बड़ा झटका भी लगा। और उसी पीडीए फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए समाजवादी पार्टी ने पीडीए प्लस का नारा दिया। यहाँ तक कि छात्रों को भी पीडीए में जोड़ने की अपील किया, कई कार्यक्रम किए गए, और साथ साथ संविधान को लेकर भी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्टिव दिखी। संविधान बचाने की बात करते हुए जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार बयान दे चले आ रहे हैं, वहीं अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की, पीडीए नेता लौटन की, शिवपाल यादव की, शिवपाल यादव की, या सभी ऐसे नेता हैं जो संविधान बचाने का दम रहे हैं और लोगों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि जो दलित है, पिछड़े हैं, अगर वह कर दूसरी पार्टी की तरफ रुख करते हैं तो उसका नुकसान नहीं होना है। क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस तरह से समाजवादी पार्टी यह कहती चली आ रही है कि यह पार्टी संविधान खत्म कर देगी, तो संविधान का मुद्दा भी कहीं न कहीं सपा ने इस चुनाव में उड़ाने की कोशिश किया। वहीं दूसरी तरफ दलित पिछड़ा अल्पसंख्यकों को साधने के लिए लगातार जो है अभियान चलाया गया। तो यह कहा जा सकता है कि चुनाव का रण जो है काफी भीषण हो सकता है। हालांकि इस मामले में जो है बीजेपी ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। अब गौर करने वाली बात है यह है कि बड़बोले मंत्री थे, तो बयान भी मंत्री थे, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। वह सिर्फ लोगों के बीच बने दिख रहे हैं, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान चाहे संजय निषाद थोड़ा ही समय बचा है और उसके बाद चुनाव की घड़ी है, ऐसे में चुनाव से पहले गहमा गहमी पूरी तरह से बरकरार है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निर्भय होकर वोट डालने की लोगों से अपील की है। कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि ये मणिपुर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव से आई तस्वीरें हैं। सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी की वजह से जनता में अब इतना विश्वास नहीं रह गया है कि वो बेखौफ वोट डालने बाहर निकल सके।
इसलिए इस विश्वास को उपजाने के लिए ये कवायद की जा रही है। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा कि जनता सब समझती है और ये क्यों किया जा रहा है। लोकतंत्र दलबल से नहीं जनबल से चलता है और हमेशा चलता रहेगा। किसी से ना डरे, जमकर वोट करें। तो ये अखिलेश यादव का आप पोस्ट देख सकते हैं, जिसमें क्योंकि कुछ ही घंटों का और समय बचा है और कल यानी 20 नवंबर को सुबह से ही 9 की 9 सीटों पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। ऐसे में अखिलेश यादव ने जनता से ज्यादा वोट करने की और निडर होकर वोट करने की अपील की है। अखिलेश यादव का पोस्ट आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ये मणिपुर नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सीसामऊ क्षेत्र में उपचुनाव की आई तस्वीरें हैं। वहीं पीलीभीत में किसानों को ठगने और उनकी धनराशि को लूटने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अभी तक राइस मिलर्स औने पौने दामों में धान खरीदते थे। गेहूं की बुआई में पड़ने वाली खाद डीपी, एनपीके, पोटाश और सुपर खाद डाली जाती है, जो किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। कई जगह खाद को ब्लैक किया जा रहा है और कई लोगों ने गोदाम में जमा कर रखी है और उसे महंगे दामों में खाद को बिक्री करते हैं। कई जगह नकली खाद बिक्री की जा रही है। अभी कुछ दिन पीछे कलीनगर तहसील में गोदाम में छापेमारी की गई थी, तो भारी मात्रा में डीएपी खाद पकड़ी गई थी। वहीं 2 दिन पीछे अभी गजरौला में नकली खाद का पर्दाफाश किया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अधिकारियों की मिलीभगत के चलते खाद लुटेरों ने सरकारी खाद्य सेंटर से सस्ते दामों में खाद उठाकर महंगा दामों में बेचते नजर आए। तो पीलीभीत से पूरी खबर, जहां सरकारी खाद सेंटर से सस्ते दामों में खाद खरीदने का मामला सामने आया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अमित पाल का। अमित, जिस तरह से अगर धान खरीदी की बात करें, चाहे धान खरीदी हो या जिस तरह से खाद में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कुछ जानकारी पीलीभीत से इसको लेकर? जी, जैसे भैया जैसे हमको बता दें, एक कहावत की है कि खरबूजा तरबूज जो चाकू पे गिरी है, तरबूजा मतलब करना तरबूज को ही है। उसी प्रकार से धान की बिक्री हो या खाद की खरीद हो, तो कुल मिलाकर किसान को ही घाटा मुनाफा का जो है कि सामना देखने को पड़ता है। वहीं कुछ दिन पीछे गजरौला में नकली खाद की भारी मात्रा में नकली खाद पकड़ी गई है। 2 दिन 4 दिन पीछे कलीनगर में भारी मात्रा में जमाखोरी की गई डीएपी खाद को पकड़ा गया था। कुल मिलाकर किसानों को जो कि सेंटर से खाद खरीदने के बाद भी जमाखोरी कर करके जो किसानों को महंगी कर करके खाद बेची जा रही है। और जिस पर गजरौला में छापेमारी के दौरान नकली खाद का पर्दाफाश किया गया। भारी मात्रा में 94 बोरे जो थे वो खाद को पकड़े गए एजेंट के द्वारा और भारी पुलिस मात्रा में वहां पर मौजूद लोगों ने इस खाद को पकड़ करके आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी रियाज जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने बताया कि चाहे धान की खरीदी हो, चाहे खाद से जुड़ा ये पूरा मामला हो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो किसानों को हो रहा है, किसानों को ठगा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ रुख? जी, आपको हमने अभी बताया है, कलीनगर में भी एक छापेमारी के दौरान गोदाम में कई बोरे पकड़े गए थे नकली खाद के और गजरौले में भी नकली खाद पकड़ी गई है और कलीनगर में जमाखोरी की जो डीएपी खाद भी पकड़ी गई थी। आप पूरी में ऐसे कई गोदामें और कई दुकानें हैं जहां पर खाद को जमाखोरी करके रखा गया और किसानों को महंगा कर करके डीएपी खाद बेचा जा रहा है। किसानों तक अभी तक डीएपी खाद नहीं पहुंच रही है, जिसके चलते किसानों की गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है और किसान मजबूर होने के कारण आज एक वीडियो भी वायरल हुआ है पीलीभीत से, जहां पर किसानों ने धरना प्रदर्शन वहां पे जाकर के हंगामा भी किया है और जो नेता वो अधिकारी लोग हैं उनके साथ में लोग जो होती नजर आई। वीडियो में हमने देखा होगा कि डीएपी खाद को लेकर कितनी किल्लत नजर आ रही है पीलीभीत में, लेकिन अभी तक सूरनपुर में भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि किसान लगातार इस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे खाद उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही है, मिल भी रही है तो महंगे दामों में मिल रही है। ऐसे में किसानों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, अब प्रशासन का क्या रुख, अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इसको लेकर?
देखिए, हालांकि छापेमारी करती है, लेकिन पूरनपुर में अभी तक ऐसी कोई बड़ी छापेमारी नहीं की गई है, क्योंकि अधिकारी लोग चेहरे देख करके ही छापेमारी करते हैं अगर देखा जाए तो। और वैसे गजोला में एक छापेमारी हुई, उसमें नकली खाद को पकड़ा गया है, लेकिन वो पूरनपुर में जमाखोरी चल रही है डीएपी को लेकर करके अधिकारियों के द्वारा अभी तक पूरनपुर में कोई छापेमारी नहीं की गई है। देखना ये होगा कि अधिकारी लोग ये किसानों के हंगामा काटने के बाद में क्या कार्रवाई करते हैं और क्या छापेमारी की जाती है, किसानों को इससे निजात मिलती है या नहीं। क्योंकि अमित, किसानों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो, सहूलियत हो सके, इसके लिए सरकार जो है उन्हें खाद में सब्सिडी देती है। लेकिन ये जिस तरह से पूरा खेल पीलीभीत में चल रहा है, किसान इसके लिए आवाज भी उठा रहे हैं, लेकिन ये किसान जाए तो जाए कहां? इनकी पुकार सुनेगा तो सुनेगा कौन? वो हम बता दें कि जो खाद का सेंटर होता है, सरकारी सेंटर होते हैं, वहां से जो बिचौलिया लोग हैं खाद को उतार करके अपनी महंगी खाद बेचते हैं। इसमें तो कहीं कहीं देखा जाए अधिकारी भी दोषी नजर आते हैं, क्योंकि अधिकारियों की मिली भगत से ही जो खाद की जो ब्लैक मनी होती है, ये जो पूरा खेल चल रहा है इसमें अधिकारियों की भी मिली भगत है। ऐसे अधिकारियों के ऊपर किस तरह से एक्शन? आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना? जिस तरह से किसान जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं, अपर अधिकारियों से भी मिले, अधिशासी अधिकारियों से भी मिले, अधिकारियों का क्या कुछ, आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना? जैसे कि देखो, आला अधिकारी की बात है, एडीएम भी मौके पर पहुंचे थे, जो बेगानी नकली खाद पकड़ी गई है। अब अगली कार्रवाई क्या होती है, ये या डीएम के द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं या एडीएम के द्वारा क्या निर्देश दिए जाते हैं खाद्य विभाग के द्वारा, ये आगे आने के बाद में ही जानकारी मिल पाएगी। अभी पूरी तरह से ये रिसर्च नहीं हुआ कि आला अधिकारी यानी नकली खाद को लेकर खुला खेल यहाँ पर अधिकारियों की मिली भगत से चल रहा है, जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसानों को हो रहा है। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात महाराष्ट्र चुनाव की कर लेते हैं। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस ने विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद तावड़े के पास पैसों से भरा बैग मिला है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इस दौरान चुनाव को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां महाराष्ट्र चुनाव को लेकर गहमागहमी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि विनोद तावड़े के पास पैसों से भरा बैग मिला है। चुनाव को प्रभावित करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरह से महाराष्ट्र में, झारखंड में और यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव को देखते हुए गहमागहमी का माहौल है। वहीं चुनाव के बीच भारतीय जनता पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े के पास पैसों से भरा बैग मिला है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश विनोद तावड़े कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव को देखते हुए गहमागहमी तेज है। महज कुछ घंटों का और समय बचा है और ऐसे में कल सुबह 7 बजे से महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी की 9 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होना है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इंडिया वॉइस पर दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस जो है जमकर हंगामा कर रही है। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े पर गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है। आरोप है कि विनोद तावड़े के पास पैसों से भरा बैग मिला है। सीधा रुख कर लेते हैं, कांग्रेस नेता रतन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी नमस्कार। नमस्कार तिवारी जी, एक वीडियो भी हमारे पास सामने आया है, एक्सक्लूसिवली हम उसे चला भी रहे हैं और आरोप यहां पर कांग्रेस लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो महासचिव है विनोद तावड़े, वो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा? मैडम, आज मैं एक खबर पे मेरे आंसू टपक रहे हैं कि मैं जहां भी ये पैसे पकड़े गए हैं वहीं पे मैं खड़ा हूं। विनोद तावड़े को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने दबोच लिया है और पकड़ लिया है। वो कभी किचन में भाग रहे हैं, कभी बाथरूम में भाग रहे हैं, कभी लिफ्ट में भाग रहे हैं, उन्हें दबोच लिया है। मैडम, 2 बैग पैसे से भरा हुआ पकड़ा गया है। आज आंसू आ रहे हैं मुझे कि ये नौबत देखने को पड़ रही है। भाजपा की पैसे के दम पे, सरकारी मशीनरी के दम पे चुनाव लड़ रही है। ये काला दिन, ये काला अध्याय है इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए। अब तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ
कि देश की जनता को अब जाग जाना चाहिए कि भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव एक विवंता होटल में बैठ के बैग से भरा हुआ बैग लेके लोगों को पैसे दे रहा है। उसकी डायरी भी हम लोगों ने जब्त कर लिया है, उसमें डायरी में कई लोगों के नाम है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र को अब जागना पड़ेगा, इस देश को जागना पड़ेगा। ये जो गंदी राजनीति खेल रहे हैं ये भाजपा के लोग, उनको जोरदार रतन जी, समाचार मारने जब का अवसर मुझे 2014 मिला। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, केंद्र में आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग की शुरुआत की थी और बार बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर भ्रष्ट होने का आरोप भी लगाती आई है। अब जिस तरह से ये वीडियो सामने आया, क्या कहिएगा? सब कुछ सामने आ चुका है। आज कार्यकर्ता यहाँ पे रो रहे हैं। आज यहाँ पे आपका कोई प्रतिनिधि होगा उसे भेजिए। हजारों लोगों की तादाद होटल के बाहर खड़ी है। इतना बड़ा जनसैलाब आज खड़ा हुआ है, लोग रो रहे हैं। ये भाजपा है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाती थी, आज उसके बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त। और ये जीता जागता जो वीडियो सामने आया है वो उदाहरण है। और मैं महाराष्ट्र की जनता को बार बार अपील कर रहा हूँ कि अब जाग जाइए, नहीं तो इस बार अगर इन लोग आ गए, हालांकि वीडियो में विनोद तावड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि जो बैग है उसमें पैसे ही है। बिल्कुल पकड़े गए हैं मैडम, बिल्कुल पकड़े गए हैं। पुलिस जो बता रही है पैसे पकड़े गए हैं, डायरी जब्त है, सब कुछ सामने आ चुका है। अब इसमें कुछ वो बरगला नहीं सकते जनता को। अच्छा, अगर उनकी हिम्मत है तो वो सामने आके बताए। अच्छा, और चलिए ये जो वीडियो है इसकी सच्चाई कितनी है, जांच तो होगी, जांच का विषय है जरूर, लेकिन ऐसे कई और नेता भी हैं और कांग्रेस के ही नेता हैं जिनके या तो जिनके निजी सचिव या किसी के पीए के घर से नोटों के बंडल मिले हो, वो बात भी किसी से छिपी नहीं है। रतन जी, अभी आप देखिए, जहां तक मुझे जानकारी है उसमें 40 करोड़ के लगभग पैसे हैं, लेकिन अब सामने सब कुछ आ चुका है और आपके माध्यम से सब खुलासा हो जाएगा आज शाम तक। चलिए ठीक है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की अगर बात करें, क्योंकि कल सभी सीटों पर चुनाव है, झारखंड में भी चुनाव है और यूपी की अगर बात करें वहां भी उपचुनाव है, क्या कुछ कहिएगा चुनाव को लेकर? कितने कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि कल मतदान है और कल मतदान के ठीक एक दिन पहले इस तरीके का वीडियो आना, भाजपा के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हुए वो सब वीडियो आना, यह सीधा संकेत है कि कल चुनाव है। आज जनता अपना मन जो बनाई हुई थी, अपने मन को और मजबूती से बना के अब मजबूती के साथ वोट करने जाएगी और घर से निकलेगी भाजपा के मुंह पे जोरदार तमाचा मारेगी अपने वोट से। बिल्कुल, मुद्दे पक्के हैं। हालांकि जनता किसके मुद्दों पर विश्वास करती है, किस पर अपना विश्वास करती है, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। रतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात कर लेते हैं कन्नौज से बड़ी खबर की, जहां अज्ञात चोरों ने अस्पताल को अपना निशाना बनाया है। शटर का ताला तोड़कर अस्पताल में चोर घुस गए। अस्पताल संचालक ने 1 से 1.5 लाख रुपए का नुकसान होना बताया है। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई। कन्नौज सदर कोतवाली क्षेत्र के पाल चौराहा का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कन्नौज से खबर, जहां अज्ञात चोरों ने अस्पताल को अपना निशाना बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल का सारा सामान इधर से उधर नजर आ रहा है। अज्ञात चोरों ने अस्पताल को निशाना बनाया। शटर का ताला तोड़कर अस्पताल में चोर घुस गए और अस्पताल संचालक ने इस दौरान इस बात की पुष्टि की है कि 1 से 1.5 लाख के रुपए तक का नुकसान अस्पताल में हुआ है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद जांच शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल का शटर तोड़कर अज्ञात चोर अंदर घुसे। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का नुकसान होने का यहां पर अस्पताल संचालक ने पुष्टि की है। हालांकि पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है और पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल का सारा सामान इधर से उधर कर रखा है। अस्पताल की स्थिति देखकर साफ कहा जा सकता है कि चोर पहुंचे थे और जरूरी सामान जो उन्हें लगा वो अपने साथ उठा के चले गए। और उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया वॉइस के चैनल हेड अवनीश प्रेमी जी के पिता मधुकांत प्रेमी जी का आकस्मिक निधन हो गया है। इस दौरान समस्त इंडिया वॉइस परिवार मृतात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि एवं शोकाकुल परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करता है।
इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।